हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है सक्सेस मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीटेट में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और जो बच्चे पेपर 2 साइंस जिनका बैकग्राउंड है और साइंस पेपर है उनके लिए हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो एनसीईआरटी के पर आधारित होगा, जो एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ है। ठीक है, जिसका यूज करके जिसको पढ़ के आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आपको पता है इसका एक पार्ट हम पहले ही करा चुके हैं और दूसरा पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसका सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट। किसका? फैट का। किसका डाइजेशन? फैट का, यानी किसका? वसा का। ठीक है, टेक्स प्लेस इज, यानी मानव तंत्र में वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है। यानी वसा का पूर्ण पाचन अगर हम बात करें पूर्ण पाचन का, तो वो कहां होता है, किस भाग में होता है, उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, तो ये जनरली बायोलॉजी का क्वेश्चन है और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं उसका क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले डाइजेशन होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पाचन होता क्या है। ठीक है, तो पाचन का अगर हम बात करें तो इसमें तरह तरह के अंग जो होते हैं वो शामिल होते हैं। जैसे माउथ होता है, अगर हम बात करें कोई सबसे पहले फूड लेंगे तो फूड लेंगे तो किससे लेंगे? माउथ से। माउथ से होते हुए कहां जाएगा? वो इसोफेगस में, फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर कहां जाएगा? फिर जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर सीकम और रेक्टम से क्या हो जाएगा? इजेक्शन हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो डाइजेशन होगा वो कहां कहां होता है। ठीक है, तो डाइजेशन स्टार्ट कहां से हो जाता है? पाचन स्टार्ट कहां से होता है? तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, यानी मुंह से क्या हो जाएगा? डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, शुरू यहीं से होगा। सबसे पहले क्या करेगा? दांत के थ्रू हम क्या करते हैं? मैस्टिकेशन ऑफ फूड करते हैं, यानी चबाते हैं भोजन को। चबाए तो उसके साथ क्या हुआ? सलाइवा मिक्स हुआ, यानी यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों हुआ। ठीक है, अब मैकेनिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन दोनों होने के बाद वो फूड पाइप के थ्रू कहां हो गई? फूड पाइप जिसको इसोफेगस बोलते हैं उसके थ्रू पहुंच जाता है स्टमक में, यानी अमाशय में। अमाशय से फिर कहां चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कहां फैट का डाइजेशन होता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन कहां होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होता है वो सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम डाइजेशन होता है। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है, कोई पूछे कि कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां होगा? तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी बोला जाता है, उसमें ये कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, पूर्ण पाचन जिसको बोलते हैं, पूर्ण पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है? अब आता है फैट का। तो फैट को अगर हम बात करें तो फैट का डाइजेशन भी किसमें होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फैट के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। ठीक है, फैट के ग्रेन्युल्स को तोड़ने के प्रोसेस को, यानी छोटे छोटे ग्रेन्युल्स में बड़े अगर फैट पार्टिकल हैं तो उसको छोटे छोटे ग्रेन्युल्स में तोड़ने का काम जो होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन अगर हम बोलें, इमल्सिफिकेशन, अब इमल्सिफिकेशन यानी क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, यानी फैट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो छोटे छोटे टुकड़े में हम ब्रेक कर दे रहे हैं। और इसको इमल्सिफाई कौन करता है? तो इसको इमल्सिफाई करता है कौन? बाइल। जो सीक्रेट किससे होता है? जिसको जो सीक्रेट किससे होता है? लीवर से। किससे सीक्रेट होता है? लीवर से। यानी ये हमारे शरीर में लीवर जो होता है वो सीक्रेट करता है किसको? बाइल को। और बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। क्लियर है? पैंक्रियाज का अगर हम बात करें तो पैंक्रियाज एक एंजाइम सीक्रेट करता है जो भी फैट का डाइजेशन के हमें हेल्प करता है, वो सीक्रेट करता है लाइपेज एंजाइम।
कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि फैट को तोड़ देता है, ठीक है, फैट को तोड़ देता है और उसका डाइजेशन कर लेता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि कंप्लीट डाइजेशन क्या होगा फूड का, कहाँ होता है, पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर कोई पूछे कि फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आई होप ये समझे होंगे। चलते में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटरपिलर सिल्कवर्म जिसको बोलते हैं सीक्रेट्स फाइबर दैट इज मेड ऑफ, यानी कैटरपिलर जो है वो झिल्ली या रेशम कीट जिसको बोलते हैं, जिस पदार्थ से बने रेशे का स्वरण करते हैं, यानी स्वरण कर रहा है यानी सीक्रेट कर रहा है, किसको कर रहा है, तो वो कौन सा है? तो देखिए कैटरपिलर जो होता है ना वो फाइब्रिन प्रोटीन को सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? फाइब्रोबिन। फाइब्रोबिन प्रोटीन को ये क्या करता है? सीक्रेट करता है, ठीक है। फाइब्रोइन प्रोटीन को सीक्रेट करता है, किसको? फाइब्रोइन प्रोटीन को सीक्रेट करता है, ठीक है। और ये फाइब्रोइन प्रोटीन जो होता है यही क्या करता है? रेशा बनाता है, यानी रेशम बनाने का काम कौन करता है? यही फाइब्रो प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यानी अगर कोई पूछेगा कि कौन सा किसका स्वरण कर रहा है, तो वो प्रोटीन का करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का नहीं करता है, वसा फैट का नहीं करता है, और सेलुलोज का भी नहीं करता है। सेलुलोज पता है आपको? सेलुलोज जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है। प्लांट के सेल वॉल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्लांट के सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये किससे बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज से। किससे बना होता है? सेलुलोज से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर, समटाइम्स वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर एक्सरसाइज, इट इज बिकॉज, यानी कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसका कारण क्या है? ठीक है, यानी कभी क्या होता है कि आप लोग कभी जिम गए या घर पे बहुत सारा काम था, काम कर लिए, काम करने के बाद आए तो देखे बहुत चले थे, पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन होता है कि हमारे शरीर में, पूछा तो यही क्या है, तो अब इसके बारे में रीजन जान लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, टेक्स प्लेस एंड अल्कोहल CO2, यहां पे क्या होना चाहिए? CO2 एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस, ये भी देखिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड एंड CO2 एंड एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले आपको इस ऑप्शन देख लेना है। अब इसके बाद हम समझाएंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं श्वसन। क्या हो गया? श्वसन, ठीक है। श्वसन के बारे में अगर हम बात करें तो श्वसन अगर हम बात करते हैं, देखिए ब्रीदिंग के मतलब भी श्वसन ही होता है, ठीक है। ब्रीदिंग के भी मतलब क्या होता है? श्वसन ही होता है। क्या होगा? श्वसन ही होता है। ब्रीदिंग का मतलब भी क्या होता है? श्वसन होता है, ठीक है। अब कहिएगा कि सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? तो ब्रीदिंग जो होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा? लंग्स इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? लंग्स इन्वॉल्व होगा, यानी हमारा फेफड़ा जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसमें शामिल होता है। वो होता है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो वो होता है क्या? ब्रीदिंग। उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। अगर हम ब्रीथ यानी ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, और
सांस को क्या कर रहे हैं, सांस को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और फिर हवा को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो गैसों का विनिमय को हम क्या बोले, ब्रीदिंग यानी श्वसन बोल देंगे। अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन का मतलब भी श्वसन ही होता है हिंदी में, लेकिन ये कहाँ होता है, तो सेल में होता है। कहाँ होता है, सेल में, ठीक है। इसीलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्लियर है, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब एक एक करके इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब सेल में होगा, सेल में भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के होता है, तो ये होता है दो तरह का। पहला होता है एनएरोबिक या कहिए एरोबिक, अगर लेते हैं तो एरोबिक, पहला क्या हो जाए एरोबिक, और दूसरा क्या हो जाएगा एनएरोबिक। हिंदी में अगर हम बात करें तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। लेकिन एनएरोबिक ऑक्सीजन के क्या होगा, एब्सेंस में होगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थिति में क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये श्वसन कर लेगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है मनुष्य में, तो मनुष्य के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो यहाँ से क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। क्या बनेगा, एनर्जी, यानी जो हमारे शरीर में ग्लूकोज था वो टूट के क्या दिया, एनर्जी दिया, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स को गया, लंग्स क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है, अगर देखिए ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट, जितना ऑक्सीजन की जरूरत है, जितना ऑक्सीजन का जरूरत है उतना मिल तो पाएगा नहीं, तो मिल नहीं पाएगा तो उसके लिए उस समय क्या होता है, जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके एनारोबिक रेस्पिरेशन बॉडी करने लगता है, सेल। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमारे शरीर में जो ह्यूमन बॉडी का अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड का, यानी एनिमल्स के सेल में बात करें तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी निर्माण किसका होगा, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। अब लैक्टिक अम्ल बन जाने के बाद हमारे शरीर में मसल्स क्रैम्प आना चालू, यानी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब ऑप्शन आसानी से हम डील कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहिएगा कि सर एनारोबिक रेस्पिरेशन तो प्लांट में भी होना चाहिए, तो प्लांट में भी होता है, ठीक है। प्लांट में जब होता है तो वहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एल्कोहल। जैसे अगर कभी देखिएगा कि पौधे जल जमा हो जाने की वजह से पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके जड़ को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। उसको एनर्जी बहुत कम मात्रा में मिलेगा, जिसकी वजह से पौधा जो होगा वो सूखने लगेगा। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, एनर्जी एंड। सबसे पहले देखिएगा अल्कोहल का बात कर दिया, एल्कोहल का बात कर दिया, मतलब ये प्लांट में का केस आ गया, ठीक है। प्लांट में ऐसा कुछ होना। और दूसरा क्या बात कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन, और वायवीय श्वसन में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। CO2 और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड अल्कोहल एंड CO2। अल्कोहल तो ठीक है, ये प्लांट में हो जाएगा, ठीक है। CO2 के तो प्रेजेंस में ही अल्कोहल बन रहा है, तो ये अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड लैक्टिक एसिड, CO2 एंड एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन अभी बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किसका, एनर्जी, ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ATP को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एनर्जी प्रोड्यूस, तो एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं यहाँ पे होगा, लेकिन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड लैक्टिक एसिड
एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस। हाँ ये सही है, क्यों? क्योंकि कुछ मात्रा में एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन, और लैक्टिक एसिड का अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड की वजह से एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से क्या होने लगेगा, हमारे मसल्स में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए डील करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द एक्चुअल पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मतलब हमारे शरीर में मूत्र का जो वास्तविक मार्ग है वो क्या है, ठीक है। जब देखिए ये एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है, इसके पहले डाइजेशन का क्वेश्चन था, इसके पहले रेस्पिरेशन का क्वेश्चन था, उससे पहले डाइजेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। ये किसका है, एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। तो अगर हम बात करें कि मानव शरीर के मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बनता कहां से है। सबसे पहले कहां देखेंगे कि बनता कहां से है। तो देखिए सबसे पहले हमारे अंदर क्या, दो पेयर किडनी है, दो पेयर किडनी से क्या करेगा, बीम शेप होता है किडनी, ठीक है। तो एज्यूम कर लीजिए कि किडनी है, ठीक है। और यहां से क्या कर रहा है, यहां से ये दो पाइप निकलता है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। यानी ये तो किडनी हो गया, यानी ब्रिक जो है वो ये हो गया दोनों, एक पेयर ब्रिक। उसके बाद क्या होगा, ये यूरेटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, यूरेटर हो जाएगा। और इसके बाद जो जहां पे क्या होता है, जो पेशाब होता है, जो मूत्र होता है वो क्या इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जहां पे क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। और जिससे निकलता है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यानी जिससे हम क्या करते हैं, जिस प्रोसेस से निकलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी मूत्र विसर्जन जो अगर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैच्योरेशन। याद रखिएगा, यहां तक सारा डाउट क्लियर। अब कहेगा कि पाथ कौन कौन सा है, तो पाथ क्या होगा, किडनी से बनेगा, ठीक है। किडनी काम कर रहा है क्या, डायलिसिस का, डायलिसिस करके ये यहां से वेस्ट को निकाल रहा है। यूरिया, कहिएगा कि यूरिन में क्या रहता है, तो यूरिन का जो मेन प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, वो क्या है, यूरिया है, ठीक है। अब यहां से पहुंचेगा किसके, यूरेटर के थ्रू, इधर भी यूरेटर है, और यूरेटर से के थ्रू कहां पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें पाथ पहचान लीजिएगा। तो ऑप्शन देखें, सबसे पहला ऑप्शन है किडनी, ठीक है। दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा ऑप्शन है यूरेथ्रा। यानी हमको पहला ऑप्शन ही सही लगा, तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, फिर भी चेक करेंगे। किडनी, किडनी से डायरेक्ट क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाता है, किसमें जाता है, यूरेटर से थ्रू जाता है, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है किडनी से डायरेक्ट यूरेथ्रा में नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट से लास्ट में डायरेक्ट नहीं जाएगा, उसके बीच में ये बाईपास कर दे, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है किडनी, उसके बाद डायरेक्ट बोल दिया है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इसलिए कि जो एसिड होता है वो किस कौन कौन सा है, जैसे बहुत लोग बोल देते हैं, बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, ठीक है। या हम जब खट्टे फल खाते हैं तो उसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है। या टमाटर और पालक खा रहे हैं तो उसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है। इमली खा रहे हैं, आम का कच्चा आम खा रहे हैं तो उसमें कौन सा एसिड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कॉमन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज डील करेंगे। चलिए एक एक करके आपका कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा, ठीक है। सबके बारे में जो एसिड जो सीक्रेट करता है वो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following acid is found in intestines, यानी चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से जानते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या नाम से, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड को ही हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये चींटी के डंक्स में ही पाया जाता है, और नीडल्स एक पौधा होता है उसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड,
देखिए ऑक्जेलिक एसिड ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे किडनी स्टोन होता है ना उसके लिए, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड ये पाया जाता है किसमें, तो स्पिनच यानी पालक में और टमाटर में, ठीक है। टमाटर और पालक में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको घर में हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, विनेगर। जो हम घर में विनेगर यूज करते हैं ना, जो दूध को क्या करते हैं पनीर बनाने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, तो वो विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। ये जनरली क्या खट्टे फल में भी मिल जाते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड का अगर हम बात करें तो ये है विटामिन सी। ये सारे खट्टे फल में पाए जाते हैं। विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब कहिएगा कि सर इमली में और कच्चे आम में क्या पाया जाता है, तो इमली और कच्चे आम में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। क्या याद रखिएगा, टार्टेरिक एसिड। क्या याद रखिएगा, टार्टेरिक एसिड। हिंदी में भी टार्टेरिक ही होता है, टार्टेरिक एसिड अम्ल, ठीक है। टार्टेरिक अम्ल कच्चे आम में पाया जाता है, कच्चा आम, पक्का आम नहीं, कच्चा आम में याद रखिएगा। और इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। राइट, इससे आप लोगों का एसिड वाला सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। एसिड का पूरा कांसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्त के साथ को भी फायदा पहुंचा दें, ठीक है। उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छे से नंबर से वो भी पास हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यानी नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड डिसमिस इमेज। स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, यानी जो उत्तल दर्पण है वो सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए दर्पण दो तीन तरह का होता है, ठीक है। दर्पण का अगर हम बात करें तो दर्पण कितने तरह के होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के। दर्पण के तीन प्रकार के हैं। दर्पण के तीन प्रकार होते हैं और तीन प्रकार में अगर हम बात करें तो पहला क्या, उत्तल। दूसरा दर्पण का अगर हम बात करें तो अवतल। और तीसरे दर्पण का हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर या समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले कि इमेज कैसे कैसे फॉर्मेशन करता है, इमेज कैसे बनता है उसके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट क्या लग रहा है हमको, सही लग रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अ कनकेव लेंस, लेंस के बारे में बात कर दिया। लेंस भी कितने तरह के हैं, दो तरह के। तो स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो लेंस दो तरह के, कौन कौन सा, एक कनकेव लेंस और एक आता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक एक करके बात कर रहे हैं। तो ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड डिसमिस्ड इमेज, यानी ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। तो यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म्स रियल डिसमिस्ड, यानी छोटा बनाएगा, एज वेल एज वर्चुअल एंड डिसमिस्ड इमेज, यानी अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक आकार और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी और आकार में क्या छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। हाँ ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि लास्ट ऑप्शन जो है, कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस व्हाइल यूजिंग एंड मैग्नीफाइड मेक्स अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, यानी आवर्धक लेंस का के भांति उपयोग करते हुए समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में अबाधित प्रतिबिंब बनाता है। अबाधित प्रतिबिंब बनाता है, मैग्नीफाइड पूरी तरह से जूम करके बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब चूज करना है कि सही कथन कौन कौन सा है। तो सही कथन कौन दिया है, ए है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर है। सॉरी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है।
सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, रियल डिसमिस्ड, ठीक है, एज वेल एज वर्चुअल डिसमिस्ड, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है, यानी ए और बी सही है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नहीं होके सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडायवर्सिटी, किसके बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में पूछा है। बायोडायवर्सिटी के बारे में हमको पता है, जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी जैव विविधता क्या होता है, यानी एक पर्टिकुलर एरियाज में जितने भी स्पीसीज रहते हैं उनके बारे में अध्ययन, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इट इज रेफर्ड टू ओनली दी फना, अरे फना तो बातें नहीं किया, फना और फ्लोरा दोनों होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में जरूरी नहीं है कि सिर्फ जंतु ही पाए जाए, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि तीनों, जब तीनों को शामिल करेगा तभी बायोडायवर्सिटी होगा, ठीक है। तीनों को नहीं शामिल किया है, फ्लोरा, फना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शामिल कर लेता है तो वो होगा कि बायोडायवर्सिटी, उसको कलेक्टिव फॉर्म को हम बायोडायवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि इट इज रेफर्ड, इट रेफर टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज फाउंड इन अ गिवन एरिया, ये तो पॉपुलेशन हो गया। एक बोला जाए कि हाँ एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने पुरुष रहते हैं या कितनी महिला रहती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉपुलेशन हो जाएगा कि उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है, या बोल दिया जाए कि कितने गाय हैं, कितने भैंस हैं, तो उस एरिया के जानवर का पॉपुलेशन हो गया कि हाँ गाय कितनी थी, भैंस कितनी थी, ठीक है, या कितने घर थे, ये क्या हो गया, वो उस एरिया का गणना हो गया, यानी तो ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इट्स रेफर्ड टू दी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज इन स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फना, यानी इसमें एनिमल्स का भी बात कर रहा है और प्लांट का भी बात कर रहा है, फ्लोरा में और फना, ठीक है। फ्लोरा में क्या बात पढ़ते हैं हम, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, फना में किसके बारे में बात करते हैं, तो फौना में बात करते हैं हम एनिमल्स के बारे में, ठीक है, यानी प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है कि इट इज मैक्सिमम इन फॉरेस्ट, ठीक है, इट इज मैक्सिमम इन फॉरेस्ट, यानी वन क्या होगा, यह वनों में सबसे अधिक होगा, हाँ जरूरी, क्योंकि वन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाएंगे और जीव जंतु भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, तो बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, वन में हो सकता है यानी फॉरेस्ट में हो सकता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें क्या है, केवल 4, यानी ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ओनली 2 and 4, 2 and 4, 2 गलत है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर, 3 सी में क्या है, 1, 2 और 4, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1, 2 क्या है, गलत है, तो ओनली क्या, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी 3 and 4 इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। फ्लोरा और फना में सिर्फ हम लोग फ्लोरा में बात करते हैं, फ्लोरा में याद रखिएगा कि फ्लोरा में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं और फना जिसको बोलते हैं, तो फना में हम लोग बात करते हैं जीव जंतु के बारे में, ठीक है। और फ्लोरा फना को कलेक्टिव फॉर्म में अगर कोई पूछेगा तो कलेक्टिव फॉर्म में हम बायोडायवर्सिटी की बात, यानी जैव विविधता बोलते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेल एंड चूज द इनकरेक्ट, किसको चूज करना है, इनकरेक्ट। देखिए ये आपके एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा कि इनकरेक्ट कहां दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते वक्त करेक्ट और इनकरेक्ट देखिएगा, स्टेटमेंट में अगर करेक्ट है इनकरेक्ट है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि उसको हाईलाइट करके उसके बेसिस पे आप ऑप्शन को चूज करिएगा, ठीक है। नहीं तो पता चलता है कि करेक्ट चूज कर रहे थे और इनकरेक्ट पूछा हुआ था, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए खूब बढ़िया से पढ़िए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जहां पे दिक्कत हो उसको कमेंट में डाल दीजिए ताकि हम उसको फिर से इंप्रूव करके या उस पे आपको हम गाइड कर सकें, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है शेप ऑफ द सेल्स आर स्पेसिफिकली रिलेटेड विद फंक्शन, यानी पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, शेप ऑफ द सेल्स आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फंक्शन, यानी स्पेसिफिकली रिलेटेड फंक्शंस का अगर हम बात करें तो ये जरूरी नहीं है, यानी ऑप्शन क्या कर रहा है, कोशिका का आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्य से संबंधित होता है, कार्य से संबंधित होगा, बोलिए।
तो ये भी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल का अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और सेल वॉल भी पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सेल वॉल जो होता है यानी कोशिका भित्ति जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, या इतना ही याद रखिएगा, और सेल वॉल जो होता है वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, चाहे इवन बैक्टीरिया भी हो तो उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अब कहिएगा कि सर सेल वॉल को इसमें अगर सेल वॉल अगर हम प्लांट का बात करते हैं तो प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, तो प्लांट का सेल वॉल जो होता है, अगर कोई पूछे कि प्लांट का सेल वॉल जो होता है, यानी प्लांट का सेल वॉल अगर कोशिका भित्ति का बात करेंगे तो वो कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो वो सेलुलोज का बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फंजाई का बात कर लेते हैं, ठीक है, कवक का बात कर लेते हैं जिसको कवक बोलते हैं, ठीक है, तो कवक का बात कर लेते हैं तो इसका बना होता है काइटिन का। किससे बना होता है, काइटिन का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर ले बैक्टीरिया का, ठीक है, इसका बात कर लेते हैं बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, याद रखिएगा कि सेल वॉल जो होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, फंजाई का किससे, काइटिन से, और प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट यानी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट है। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से। कह रहा है न्यूरॉन एग्जिबिट स्पिंडल शेप, ये तो गलत है, क्योंकि स्पिंडल शेप जो होता है जरूरी नहीं है कि न्यूरॉन सिर्फ स्पिंडल यानी तकली के जैसे ही हो। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर में न्यूरॉन्स जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी आपको पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यानी ये 2 और 4 क्या हो गया, इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। देखिए फोटोसिंथेसिस का अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में अंतर के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बहुत अंतर जान लेते हैं। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, आई होप आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या होता है ना, प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, CO2 को एटमॉस्फेयर से ले लिया, ठीक है, जल क्या लिया, नीचे से जमीन से ले लिया, जल रूट के थ्रू जल ले लिया, और सनलाइट लिया किससे, सूर्य से। सनलाइट किससे ले लिया, सूर्य से, यानी सूर्य किरण जो है वो सूर्य से लेने के बाद किसमें होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल की वजह से, इसी क्लोरोफिल के हेल्प से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद अगर कोई पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो वो बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और क्या बनाता है, तो सर और क्या बनाता है, तो वाटर बनाएगा। और क्या बनाता है, तो इसके साथ ऑक्सीजन लिबरेट होता है। क्या लिबरेट होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी फोटोसिंथेसिस से यही फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर आता है। ठीक है, तो प्लांट जब तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है यानी प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तब तक क्या ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि रेस्पिरेशन, ये बात कंफ्यूजन बहुत लोगों पर आता है,
जब अगर प्लांट श्वसन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, श्वसन कर रहा है, ठीक है, तो अगर श्वसन कर रहा है तो श्वसन करेगा तो वो ऑक्सीजन लेता है, जैसे हम लोग का काम, ठीक है, हम लोग भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बशर्ते जब क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण करता रहता है, डे टाइम में रहता है, तो वो क्या करता है कि जो फोटोसिंथेसिस करता है उसी में से ऑक्सीजन को ले लेता है। लेकिन जो जब नाइट टाइम होगा तो नाइट टाइम में जो होगा वो ऑक्सीजन बाहर से लेना चालू करेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के संदर्भ में सही है। ये याद रखिएगा, श्वसन दिन और रात दोनों में होगा, यानी सांस लेना वो 24 घंटा रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण कब कर सकता है, डे टाइम में कर सकता है, नाइट टाइम में नहीं करेगा, यानी सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो नहीं करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कह रहा है कि बोथ टेक्स प्लेस इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, जरूरी नहीं है डे टाइम में, थोड़ा डे टाइम में सिर्फ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन नाइट टाइम में क्या सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट एंड फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में भोजन बनाएगा, सांस नहीं लेगा, सांस भी लेगा, ठीक है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा अगर स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट एंड डे, यानी रेस्पिरेशन जो होगा वो डे नाइट कर रहा है, ठीक है, और वेयर एज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है, बोथ टेक्स प्लेस इन ड्यूरिंग डे एंड नाइट, फोटोसिंथेसिस नाइट में नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही, सी नंबर ऑफ इज करेक्ट आंसर। क्यों सही हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ दिन में ही होता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश का जरूरत पड़ेगा उसको, ठीक है, बिना सूर्य के प्रकाश का फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन रात को भी होगा, सांस लेना वो रात को भी चालू रखेगा और दिन में भी वो रेस्पिरेशन करते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, केमिकल्स जनरली यूज्ड टू फूड प्रिजर्वेटिव आर, यानी सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, यानी खाद्य को क्या कर रहा है, परिरक्षक, यानी रख रखाव इसी तरह से संरक्षित करके रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का यूज तो हम लोग करते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज नहीं करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है टार्टेरिक एसिड, अभी बताया था, टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है और कहां पाया जाता है, तो कच्चे आम में पाया जाता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट, ठीक है, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। अब कहिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं हो सकता है, सोडियम सल्फेट क्यों नहीं हो सकता है, तो इसका भी हम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सोडियम मेटा बाइफॉस्फेट, लास्ट ऑप्शन है सोडियम मेटा बाइफॉस्फेट और सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो अगर हम बेंजोएट का बात करें तो ये एसिडिक फूड को क्या करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है, ठीक है। जो एसिडिक फूड होते हैं उसको प्रिजर्व करने का काम कौन करता है, ये करता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ठीक है, ये सारे को प्रिजर्व करने का काम कौन करता है, सोडियम बेंजोएट करता है। लेकिन सोडियम मेटासल्फेट जो होता है वो क्या करता है, वो करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, यानी एंटीऑक्सीडेंट, यानी जितने भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड जो खाते हैं, भोजन जो करते हैं, जो पैकेट वाला फूड है, ठीक है, जंक फूड जिसको बोलते हैं, बर्गर पिज्जा नहीं, जंक फूड, ठीक है, जंक फूड जो पैकेट वाला फूड है, ठीक है, उसमें ये एंटी माइक्रोबियल यानी सोडियम मेटा बाइफॉस्फेट का यूज किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यानी नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। डिजीज लाइक डिसेंट्री, ठीक है, मलेरिया और बैक्टीरियल डिजीज, आपको पता है मलेरिया और डिसेंट्री, डिसेंट्री पता है, डिसेंट्री
डिसेंट्री के बारे में जानते होंगे, डिसेंट्री जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, डिसेंट्री क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन मलेरिया जो है वो क्या है, प्रोटोजुआ डिजीज है, यानी प्रोटोजुआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजुआ से होता है। तो याद रखिएगा कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजुअन डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज दोनों नहीं होगा। एंड डिसेंट्री तो बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन मलेरिया जो है वो प्रोटोजुअन डिजीज है। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। क्लियर है। उसमें कैरियर का काम कौन करता है, वेक्टर के तौर पे कौन करता है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। देखिए टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस का अगर हम बात करें तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीज है, जो होता है सैल्मोनेला टाइफी से। किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी, जो बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम बात करें किसके, टीबी के बारे में, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है क्या, टीबी, ठीक है। वो भी क्या है, वो भी एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटोजुअन डिजीज कर दिया है। ये दोनों क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, ये दोनों क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटोजुअन डिजीज। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स। देखिए इन्फ्लुएंजा जो सर्दी खांसी जनरली होता है जिनको, वो इन्फ्लुएंजा में आ जाता है। चिकन पॉक्स बताइए आर कॉज बाय वायरस। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही, यानी दोनों ऑप्शन, दोनों क्या होता है, वायरस से कॉज करता है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, तो पोलियो एंड मोस्ट कॉफ आर वायरल, ठीक है। पोलियो जो होता है वो भी वायरल होता है, ठीक है। और जितने भी कॉफ होते हैं, ठीक है, वो भी वायरल होते हैं, ठीक है। तो कॉफ और पोलियो भी क्या हो गया, वायरल हो गया, ठीक है। कॉफ और पोलियो जो हो गया वो भी क्या हो गया, वायरल हो गया। यानी 3 और 4 आर करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 और 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स का। देखिए दो बॉडी अगर संपर्क में है, एक दूसरे के संपर्क में, फिजिकल संपर्क में है, तो वो जिस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। यानी दो बॉडी अगर कांटेक्ट में रहेगा तभी फोर्स लगा सकता है, और जो बल लगाएगा उसको हम हिंदी में बोलते हैं संपर्क बल, ठीक है। अगर दो बॉडी बिना एक दूसरे के टच में आए और एक दूसरे पर बल लगा रहा है तो उसको बोलते हैं असंपर्क बल। जैसे एक कुत्ता भौंक रहा है रोड पे और आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके डर से आप उसके पास नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको असंपर्क बल नहीं बोलेंगे लेकिन डर बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। तो मैग्नेट, जब हम दो मैग्नेट लेके आते हैं आपस में, तो वो क्या, अगर नॉर्थ पोल रहेगा, ठीक है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। नॉर्थ अगर रहेगा, नॉर्थ और साउथ रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भेजेगा, ठीक है। यानी उसमें प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, अपोजिट पोल लेके आते हैं, यानी नॉर्थ लेके आए और उत्तरी ध्रुव नहीं को ला के किस दक्षिण ध्रुव से जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का, इसका नॉन कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रिक्शन दो बॉडी के कांटेक्ट से ही लगता है, ठीक है। दो बॉडी के बिना कांटेक्ट में आए फ्रिक्शन नहीं लग सकता है, घर्षण नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स, सॉरी ये भी क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल का बात करें, तो ये भी क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का हम बात करें, विद्युत बल का बात करें, तो ये भी क्या हो गया, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। पूछा क्या है आपसे, नॉन कांटेक्ट फोर्स पूछा है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड, फोर्थ और 5, सेकंड, 4 एंड 5, यानी सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा है। कोई पूछेगा कि हाँ प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का यूनिट सर हमको क्या, सर इसमें तो दाब दिया नहीं है, दाब का यूनिट नहीं दिया है, पास्कल होता है, लेकिन पास्कल होता है हमको पता है, ठीक है, लेकिन पास्कल तो दिया नहीं है, तो
तो और क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एसआई मात्रक का अगर कोई बात करेगा तो एक और यूनिट होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए प्रेशर को अगर हम बात करें, प्रेशर का बात करें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो घुमाने वाला, लेकिन कंसेप्ट आसान है, बहुत आसान है। यानी दाब का अगर हम बात करें सॉरी दाब का अगर हम बात करें तो क्या, पहले जो बल लगा रहे हैं, दाब का मतलब क्या होता है, बल, और नीचे क्या, क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब कोई बोलेगा फोर्स का, तो फोर्स का क्या यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्या यूनिट होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां देख लीजिएगा न्यूटन क्या दिया है, स्क्वायर, पर इसका मतलब क्या, बाई, यानी नीचे क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे नीचे नहीं है, यानी डायरेक्ट क्या दिया है, ऊपर ही मीटर स्क्वायर का दिया है। तो यानी ये मल्टीप्लाई में दिया है, ये डिवाइड में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विंटर मॉर्निंग व्हाइल वर्किंग अ बेयर फुटेड वी फील दैट द मार्बल फ्लोर इज कोल्ड एज कंपेयर टू वुडन फ्लोर, इट इज बिकॉज द मार्बल फ्लोर, ठीक है। कह रहा है कि सर्दियों में प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श के तुलना में मार्बल के फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण है कि मार्बल का फर्श कैसा होता है, अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्ट मोर हीट एज कंपेयर टू वुडन फ्लोर। देखिए जो मार्बल होता है वो आसानी से हीट का कंडक्टर होता है, ठीक है, मार्बल जो होता है वो हीट का कंडक्टर होता है, लेकिन वुड जो होता है, लकड़ी जो होता है, वो हीट का इंसुलेटर होता है, ठीक है। अगर एक साइड हीट को जलाए, क्या कीजिएगा, एक साइड अगर मार्बल हम पे कहीं आग जला रहे हैं तो दूसरी जगह का मार्बल भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, सॉरी हीट को, ठीक है। लेकिन अगर एक जगह लकड़ी जला रहे हैं तो दूसरी जगह दूसरे कोने पे क्या होगा, वो गर्म नहीं होगा, ठीक है, यानी हीट का कंडक्शन वहां पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द वुडन फ्लोर, ठीक है, यानी लकड़ी के फर्श के तुलना में क्या होता है, उष्मा का अच्छा चालक है, तो फर्श उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड देन द वुडन फ्लोर, ठीक है, यानी लकड़ी के फर्श के तुलना में उष्मा का हीन है, चालक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लकड़ी क्या होता है, लकड़ी पे चलेगा वो गर्म के गर्म रहेगा, लेकिन फर्श पे चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है इज वॉश डेली वेयरएज वुडन फ्लोर इज ब्रूम, ये भी गलत है, धोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के ग्रुप को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम अवयव अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। जो पेट्रोलियम से उत्पाद मिलते हैं उसके बाद समूह को हमको क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे पूछा जाता है, ठीक है। इस पेट्रोलियम को से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी ये सही है, पेट्रोल भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लेकिन रेयन जो है वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। रेयन क्या है, सिंथेटिक, यानी हम बोले तो सिंथेटिक, जिसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं, वो है, ठीक है, इसे साड़ी बड़ी बनाया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी क्या है, ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पैराफिन वैक्स जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। विटामिन भी क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आकर क्यों गलत हुआ, क्योंकि कास्टिक सोडा जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होता है, कास्टिक सोडा जो होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम कपड़े धोने में यूज करते हैं, सॉरी खाने में यूज करते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। अगर हम पेट्रोल का बात करें तो इसमें रेयन आ गया, रेयन, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के हिसाब से क्या कर रहे हैं, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो
सत्य है। ठीक है, तो वायु दाब यानी एयर प्रेशर के बारे में बात करना है तो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि द एयर अराउंड द एग्जैक्ट वेरी लो प्रेशर अराउंड, हमारे चारों ओर वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट है एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग। देखिए, एयर को अगर गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये एक्सपेंड करता है कि एक्सपेंड करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? कॉन्ट्रैक्ट, यानी एयर जो है हीट करने पर एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, यानी सिकुड़ता नहीं है, वो क्या होता है? वो विस्तृत होता है। जैसे जैसे हीट करेंगे तो वो क्या होगा? वह फैलेगा, ना कि सिकुड़ेगा। ठीक है, और जैसे ठंडा करेंगे वो क्या होगा? सिकुड़ेगा। जैसे देखिएगा पेट्रोलियम को क्या लिक्विफाइड पेट्रोल, एलपीजी जो हमारे घर में आता है उसको क्या लिक्विफाइड करके रखते हैं। ठीक है, यानी कंप्रेस्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन क्या होगा? गलत है। तो और ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन यानी ये लो प्रेशर डालता है हमारे शरीर पे, ये तो सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन का है वार्म एयर टेंड्स टू राइज एंड कोल्ड एयर टेंड्स टू गो टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी गर्म वायु जो है ऊपर उठती है और ठंडी वायु जो है वो धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। देखिए, जब एयर गर्म होता है ना, जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडा एयर जो होता है वो भारी होता है। गर्म हवा के कंपेयर में अगर हम बात करें तो ठंडा एयर जो होता है वो भारी होता है, तो वो नीचे आता है। इसीलिए हमारे घर में जो कंसेप्ट पुराने घर में जो थे वो वेंटिलेटर का कंसेप्ट था, क्योंकि जो गर्म हवा है वो ऊपर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाते थे। ठीक है, और ठंडा हवा नीचे आ जाता था। ठीक है, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब चौथा कह रहा है कि एज वार्म एयर राइज द एयर प्रेशर इज प्लेस इज इंक्रीज, जैसे जैसे वायु गर्म होती है ऊपर उठती है उस स्थान पे वायु दाब बढ़ जाता है। अब वायु दाब क्यों बढ़ जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वायु दाब क्यों बढ़ जाता है? तो अगर हम बात करेंगे तो वायु दाब क्यों बढ़ रहा है? जैसे जैसे क्या कर रहा है? एयर वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। देखिए, गर्म हवा जो अभी बताएं कि गर्म हवा होगा तो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा? ठंडा हवा, जो ठंडी हवा है वो नीचे आएगी, तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फोर्थ भी क्या है? सही है। यानी स्टेटमेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एक और बी नंबर सही है, सॉरी सी नंबर सही है और डी नंबर सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंटेड द वेरियस फ्रिक्शंस फोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, यानी कौन फ्रिक्शन जो होता है कम लगता है, कौन ज्यादा लगता है, उसको बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि ज्यादा पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा वाला लास्ट में। ठीक है, तो अब इसको हम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखिएगा रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या लगता है? कम लगता है। लीस्ट जो फ्रिक्शन लगने वाला होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट फ्रिक्शन अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लीस्ट कौन सा? रोलिंग, मॉडरेट, स्लाइडिंग, और सबसे ज्यादा लगने वाला जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, यानी रोलिंग सबसे कम, मॉडरेट क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग, और स्टैटिक्स जो होगा वो रुका हुआ जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ गैस फॉर्म्ड व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखिए, सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा है। अगर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बनेगा, यानी S + O2 क्या बन जाएगा? SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी पहला ऑप्शन तो हमको कहाँ मिल गया? सल्फर डाइऑक्साइड इसमें भी है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें भी है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें भी है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें भी है। ठीक है, यानी अब तो हमको लोचा हो गया कि सारे में ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, यानी ये तो मिला लेकिन सारे में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हेन A इज डिसॉल्व इन वाटर, A को किस में डिसॉल्व कर दे रहे हैं? वाटर में। वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा? वो बना देगा सल्फ्यूरस एसिड। क्या बना देगा? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। क्या बना देगा? सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड बना देगा तो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लाल। अगर बेस का अगर हम बात करें तो लाल को ब्लू कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी ये क्या कर देगा? तो कह रहा है कि ABC B टर्न्स C लिटमस इनटू D, यानी क्या हो जाएगा? एसिड में डाल रहे हैं, सल्फ्यूरस एसिड डाल रहे हैं, सल्फ्यूरस एसिड में क्या हो जाएगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ क्या है? रेड से ब्लू। तो ये बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर है? बेस का। यहाँ किसका बात कर रहा है? एसिड का। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन का अगर हम बात करें सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कौन होता है और क्या उसके अलावा भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो क्या है? केमिकल प्रोसेस। ये क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या अगर हम बात करें, थोड़ा सा गलत प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि which one of the following is not example, यानी सबसे पहले देख लेना है कि हमको एग्जांपल का केमिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है, यानी फिजिकल चेंज को निकालना है हमको। ठीक है, यानी ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है, यानी हमारा डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज इसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा कह रहा है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो होता है जिसको किण्वन बोलते हैं, ये भी क्या है? ये भी केमिकल चेंज है। इससे अल्कोहल बनेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। बताए थे अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। ये भी रासायनिक प्रक्रिया है और ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। कोई पूछेगा कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या है? ये है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कान से रिलेटेड है। किससे? कान से, यानी हमारे ईयर। ठीक है, ईयर से अगर हम बात करें तो ईयर में कह रहा है कि इन ह्यूमन द साउंड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन ए ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू बी, यानी ए को मिला, ए को साउंड मिला, साउंड को वाइब्रेट करके बी को दिया और बी क्या किया? फ्रॉम देयर सिग्नल्स गो टू सी, यानी स्टेटमेंट आपको बताना है कि ए बी सी कौन सा है। ठीक है, ए बी सी को क्रम में सजाना है। ठीक है, देखिए, जब हम किसी चीज को सुनते हैं ना, तो अगर हम बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो ये वाला जो ईयर है वो आउटर ईयर होता है। ठीक है, यहां से अंदर जब जाएंगे तो सबसे पहले मिडिल ईयर आएगा। ठीक है, मिडिल ईयर में क्या होगा? टैपिडम होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जिसको हम बोलते हैं एयर ड्रम। ठीक है, एयर ड्रम क्या करता है? एयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ठीक है, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके किसको देगा? इनर एयर को, यानी ये पहुंचाएगा किसको? इनर एयर को। और जब इनर एयर के पास चला जाएगा तो इनर एयर उसको क्या करेगा? उसको सिग्नल को भेज देगा किसको? ब्रेन को। किसको भेज देगा? ब्रेन को। ठीक है, यानी दिस सिग्नल्स गोज टू ब्रेन, यानी क्या हो जाएगा? इन ह्यूमन साउंड्स वाइब्रेट प्रोड्यूस, इसमें एयर ड्रम में प्रोड्यूस किसमें होगा? साउंड एयर ड्रम में, और ट्रांसमिट किधर होगा? इनर एयर में, और पहुंचेगा कहां पे? ब्रेन में। ठीक है, और ब्रेन उसको फिर आइडेंटिफाई करके फिर उसका रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार डायलिसिस के प्रक्रम से जुड़ा है? डायलिसिस क्या होता है ये याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए, जिनका किडनी काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देगा, यानी एक्सक्रीटी मैटर जो होगा वो ब्लड से नहीं निकल पा रहा है।
ठीक है। तो ब्लड से नहीं निकल पाता है, यानी एक्सक्रीटरी मैटर के तौर पे हम क्या निकालते हैं, यूरिया को निकालते हैं। यूरिया को नहीं निकाल पा रहे हैं तो यूरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, ठीक है। यानी वो वेस्ट को निकालने के लिए, ब्लड से वेस्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, ठीक है। तो वो किससे संबंधित है, अगर कोई पूछे कि किडनी किससे संबंधित है, किडनी संबंधित है इमिशन या एक्सक्रीशन से, ठीक है, उत्सर्जन से। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इमिशन, ठीक है। कहिएगा रिप्रोडक्शन से किडनी रिलेटेड है, नहीं। रेस्पिरेशन से लंग्स है, ठीक है, रेस्पिरेशन से क्या रिलेटेड है, लंग्स, ठीक है। सर्कुलेशन से क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन से हो जाएगा हार्ट, किससे हो जाएगा, हार्ट। हृदय जो है वो सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ब्लड जो है वो सर्कुलेशन से रिलेटेड है, क्लियर है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following option is associated with प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, यानी निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए रेशम उत्पादन के लिए सबसे पहले यह याद रखिएगा कौन सा जीव रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा पौधा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। किस पौधे का यूज करके रेशम बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। रेशम फार्मिंग जो होता है वो किस पौधे का यूज किया जाता है, ठीक है। मुलबेरी का यूज किया जाता है, शहतूत के पौधे का यूज किया जाता है, और जो रेशम जो का खेती जो किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यानी रेशम के कीटों को पालन जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। तो याद रखिएगा सेरीकल्चर, ठीक है। और मुलबेरी फार्मिंग जो है वो शहतूत की खेती जो है वो किससे संबंधित है, एसोसिएटेड किससे है, सिल्क से, क्लियर है। अब कहिएगा कि सर बी कीपिंग जिसमें क्या होता है, तो इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है जिससे हमको क्या मिले, हनी मिले, ठीक है। नेक्टर क्या करती है, मधुमक्खी नेक्टर को लेके आती है और वो क्या बनाती है, हनी बनाती है, शहद बनाती है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर जिसमें क्या करते हैं हम गार्डनिंग करते हैं, यानी जो फूल का हम गार्डन बनाते हैं ना उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फॉरेस्ट्री का मतलब वन बनाना, वन बोना, ठीक है, यानी जंगल लगा रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं फॉरेस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसपे एक ही सेक्स हो, मतलब इधर मेल या फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, तो उसको हम बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प, जिसपे दो यानी मेल और फीमेल दोनों, यानी स्टेमेन और एंथर दोनों पाया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। वो क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। अगर कोई पूछे कि एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पुष्प या एक लिंगी पुष्प कौन सा है, तो एक लिंगी पुष्प जो होता है वो पपाया होता है। क्या होता है, पपाया। बाकी रोज जो है वो क्या है, द्विलिंगी होता है। पिटूनिया जो है वो भी द्विलिंगी होता है, और सरसों भी जो सरसों का जो फूल होता है वो भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पपाया जो है वो एक लिंगी, पपाया का जो पुष्प होता है वो क्या होता है, एक लिंगी होता है, यानी एक ही सेक्स का होता है, ठीक है, आइदर मेल या फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया आर ऑफ्टन फाउंड इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स। द रिलेशन ऑफ बैक्टीरिया टू प्लांट इज कॉल्ड, यानी राइजोबियम जीवाणु प्राय चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु के पौधे से क्या संबंध क्या कहलाता है, ठीक है, इस संबंध को क्या बोलते हैं। देखिए राइजोबियम का अगर हम बात करें तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके आता है और उसको NO2 में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो रूट नोड्यूल्स में यानी उर्वरक क्षमता जो होता है जमीन का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि वो पैरासिटिक परजीवी संबंध है, नहीं है, ठीक है, परजीवी नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हेटरोट्रॉपिक रिलेशनशिप बताए हुए हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना भोजन किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या कौन सा न्यूट्रिशन शो कर रहा है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इंसेक्टिवोरस रिलेशनशिप है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कीट को थोड़े खा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सहजीवी संबंध, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ए एंड बी सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम द ग्लैंड सी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए एंड बी एंड सी रिस्पेक्टिवली बी, ठीक है। मतलब ए और बी अपने हार्मोन तब तक स्रावित करते हैं जब तक उन्हें सी से आदेश प्राप्त होता है, ठीक है। सी से आदेश प्राप्त होता है मतलब क्या, देखिए ए हार्मोन है, बी भी हार्मोन है और सी जो उसको आदेश देने वाला है, ठीक है, कमांड जो कर रहा है वो क्या है, सी है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए बी और सी हो सकता है, ठीक है। यानी इसमें हमको पता करना है कि ए बी सी कौन सा हो सकता है, ठीक है। पहला कह रहा है पैंक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, पैंक्रियाज का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, एड्रेनल ग्लैंड बताए थे कल ही कि क्या इसके बारे में ये भी हार्मोन सीक्रेट करेगा, ये भी थायरोक्सिन को रिलीज करेगा, ये इमरजेंसी हार्मोन को एड्रेनलिन का हार्मोन का सीक्रेट करता है, ठीक है। याद रखिएगा एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन जिसको फ्लाइट फाइट हार्मोन भी बोलते हैं या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। थायराइड थायरोक्सिन को रिलीज करता है। अब बात करते हैं थायराइड, दूसरा ऑप्शन है थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, ठीक है। देखिए तीसरा ऑप्शन है टेस्टिस, ओवरी एंड थायराइड। थायराइड कभी टेस्टिस और ओवरी को कमांड नहीं करता है, ठीक है, कमांड करने वाला चाहिए, ठीक है। पिट्यूटरी कमांड करने वाला ये है, ठीक है, लेकिन ये ए ऑप्शन में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। बी क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है। ये मास्टर ग्रंथि है, ठीक है, जो क्या करता है, किसको आदेश देता है, एड्रेनल ग्लैंड को तो एड्रेनलिन सीक्रेट कराने के लिए और थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन सीक्रेट कराने के लिए आदेश देता है, ठीक है। तब तक आदेश देता रहता है जब तक ये पूरी तरह ये रिलीज करे, ठीक है। जब बॉडी नॉर्मलाइज हो जाता है तो यानी इमरजेंसी हार्मोन और थायरोक्सिन को रिलीज कराने का काम कौन करता है, वो कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसकी को हम बोलते हैं मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आई होप आप लोग समझे होंगे, ठीक है। यहीं तक आज के लिए रहने देते हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो में अगर भी कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।